Good morning to everyone. Till now in the black body radiation curve हमने जो भी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी है एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहली चीज़ द ग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन. द ग्राफ वॉज कंटिन्यूस, यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस होता है. हर टेम्परेचर पर हर वेवलेंथ की विकिरण जो है, रेडिएशन जो है वो एमिट होती है ना. नंबर सेकेंड इज ई लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेज अटेन मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज. अगर आपको याद हो तो ग्राफ का शेप जो है वो कुछ इस तरह का होता है. और दिस इज ई लैम्डा स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर एंड दिस इज द लैम्डा एक्सिस. सो ई लैम्डा फर्स्ट इंक्रीजेज अटेन्स मैक्सिमम एंड देन डिक्रीजेज. बट थर्ड थिंग वॉज हाइट ऑफ ग्राफ इंक्रीजेज. जैसे जैसे ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है ग्राफ की हाइट भी बढ़ती है. इसका ये मतलब हुआ एज टेम्परेचर इंक्रीजेज अमाउंट ऑफ रेडिएशन ऑफ एवरी वेवलेंथ ऑल्सो इंक्रीजेज. इट मीन्स दैट टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में हर वेवलेंथ की अमाउंट ऑफ रेडिएशन यानी कि विकिरण की मात्रा में भी क्या होती है, वृद्धि होती है. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स वॉज दैट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक शिफ्ट टूवर्ड्स द लोअर वेवलेंथ साइड. ग्राफ पीक जो है वो लोअर वेवलेंथ साइड में शिफ्ट होती है. दैट इज़ नोन एज वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ. अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें देन फ्रीक्वेंसी वुड बी प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ में वेवलेंथ जो है वो कम हो रही है तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी जो है वो बढ़ेगी ही, बिकॉज न्यू इज सी बाय लैम्डा. ओके. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज दैट द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, यानी कि अधिकतम उत्सर्जन क्षमता जो है, अधिकतम स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता उस ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर की 5th पावर के प्रोपोर्शनल होती है. एंड अगर हमें कुल स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता निकालनी है यानी कि टोटल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ग्राफ का एरिया निकालना है, एरिया अंडर द कर्व निकालना है. एंड एरिया अंडर द कर्व के लिए हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज के अंदर हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे. उससे हमें ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व मिल जाएगा. ओके. एंड दिस एरिया अंडर द कर्व्स गिव्स टोटल स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर विच इज़ प्रोपोर्शनल टू द 4th पावर ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी. कुल स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन क्षमता जो है वो ब्लैक बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के प्रोपोर्शनल होती है. दिस इज नोन एज स्टीफेंस लॉ वेयर सिग्मा इज द स्टीफन कॉन्स्टेंट हैविंग द वैल्यू दिस वन. ओके. नाउ for the further discussion, first one thing is to note that instead of spectral emissive power we will use spectral energy density which is more convenient. black body रेडिएशन कर्व के डेरिवेशंस को समझने में हम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर की जगह एनर्जी डेंसिटी को कंसीडर करेंगे. एनर्जी डेंसिटी मतलब स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व. एंड दिस स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द कैविटी, यानी कि उस कैविटी के अंदर प्रति एकांक आयतन कितनी ऊर्जा स्टोर है, दैट इज़ द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी. एंड दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी एंड स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर. ओके. तो हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व जो है, जो ल्यूमर और प्रिंगशम नाम के जो 2 साइंटिस्ट थे उन्होंने उसे स्टडी किया था, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली है. अब हमें क्या करना है, इस स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का क्लासिकल अप्रोच पढ़ना है. एंड देन वी विल एनालाइज दैट व्हाई क्लासिकल अप्रोच फेल टू एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व. ओके. तो पहले हम क्लासिकल अप्रोच पढ़ेंगे, इसकी फेलियर्स पढ़ेंगे एंड देन हम क्वांटम अप्रोच की तरफ मूव करेंगे. तो सबसे पहले ल्यूमर और प्रिंगशम ने जो स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो दिया है उसको वीन्स नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की थी. उसने अपने कंसेप्ट के हिसाब से ये बताने की कोशिश की कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो इस तरह का आ रहा है ये क्यों आ रहा है और इसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही है उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश सबसे पहले वीन्स नाम के साइंटिस्ट ने की थी. उसने थर्मोडायनेमिक्स के बेसिस पर ये बताया कि किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो भी रेडिएशंस हैं उन रेडिएशन की स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर जो है वो इस फॉर्मेट के द्वारा दी जाती है. ओके. सो वीन सेज दैट एट एनी टेम्परेचर इन द वेवलेंथ रेंज लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा spectral emissive power of black body radiation is given by this format. Okay, where f is only the function of lambda and t. Now calculate the value of this function. वीन्स ने क्या किया, ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को
मैक्सवेल के एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के साथ में कंपेयर किया। मैक्सवेल का एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व भी इसी तरह का आता है। एंड आफ्टर कंपेयरिंग ही फाउंड दैट दिस फंक्शन एफ लैम्डा टी इज एक्सपोनेंट माइनस ए by lambda t. This is equation number 2. Substituting this value in this, we would get E lambda d lambda is a by lambda 5 exponent minus of a upon lambda t and d lambda. This is known as Wien's radiation law. According to this Wien's radiation law, जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वो ग्राफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व के सिर्फ लोअर वेवलेंथ साइड तक ही कॉन्साइड करता है, हायर वेवलेंथ साइड पर वो कॉन्साइड नहीं करता है। इसका ये मतलब हुआ दैट वीन्स रेडिएशन लॉ इज़ वैलिड ओनली फॉर लोअर वेवलेंथ्स। तो वीन्स का रेडिएशन लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर वेवलेंथ के लिए ही वैलिड था। हाई वेवलेंथ पर ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है। ओके, तो दिस इज़ द फेलियर ऑफ द वीन्स रेडिएशन लॉ। अब देखो वीन्स की रेडिएशन लॉ से अगर हमें वीन्स का डिस्प्लेसमेंट लॉ निकालना है, देन हाउ वुड वी कैलकुलेट? व्हाट इज़ द वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ? वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ सेज दैट लैम्डा एम इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टी, because as the temperature increases, the maximum wavelength corresponding to the E lambda m move towards the lower side, है ना। ग्राफ की पीक जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती है। सो लैम्डा एम इनटू टी इज अ कांस्टेंट that say the constant to be b. Now what is the Wien's radiation law? Wien's radiation law is a by lambda 5 e raised to minus a upon लैम्डा टी एंड डी लैम्डा। ओके, यदि हम लैम्डा एम की बात करें तो उस कंडीशन के लिए लैम्डा एम इंटू टी वुड बी द कॉन्स्टेंट। ओके, सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू हियर वी वुड गेट ई लैम्डा डी लैम्डा इज ए अपॉन लैम्डा 5 एक्सपोनेंट माइनस ए अपॉन लैम्डा एम इंटू टी की जगह कॉन्स्टेंट हो गया एंड दैट इज डी लैम्डा। वॉट वुड बी गेट? वी वुड गेट ई लैम्डा एम की बात कर रहे हैं एट लैम्डा इक्वल्स टू लैम्डा एम मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर, तो हम वहाँ पर ई लैम्डा एम लिखेंगे। सो ई लैम्डा एम रेज टू 5 इज ए एक्सपोनेंट माइनस ए बाय बी, दैट इज अ कांस्टेंट। ओके, सो ई लैम्डा एम इज proportional to 1 upon lambda m to the power 5 since lambda m equals b upon t. So lambda m to the power 5 is b upon t to the power 5. Hence e lambda m is proportional to t raised to 5. ये हमने ब्लैक बॉडी की रेडिएशन कर्व की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी हमने ये पढ़ा है दैट मैक्सिमम स्पेक्ट्रल एमिसिव पावर इज़ प्रोपोर्शनल टू द 5th पावर ऑफ द टेम्परेचर. ओके, बट व्हाट इज़ द फेलियर ऑफ दिस वीन्स रेडिएशन लॉ? द फेलियर इज़ दैट दिस वीन्स रेडिएशन लॉ, वीन का ये विकिरण का नियम जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर वेवलेंथ यानी कि लघु तरंग दैर्ध्यों के लिए ही एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की व्याख्या अच्छे से करता है. So this Wien's radiation law is valid only for the small wavelength range and it is failed to explain the energy distribution of black body radiation in higher wavelength range. जो black body का distribution curve है वो तो इस तरह का मिलता है, लेकिन जब वीन्स की रेडिएशन लॉ से कर्व ड्रॉ किया जाए तो वो कर्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोअर वेवलेंथ तक ही मैच होता है. जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ती है वीन्स के रेडिएशन लॉ के द्वारा खींचा गया ग्राफ और ब्लैक बॉडी रेडिएशन का एक्चुअल ग्राफ जो है इन दोनों में काफ़ी डेविएशंस आना स्टार्ट हो जाता है. ओके, सो नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट लॉ, नेक्स्ट रेडिएशन लॉ, दैट इज रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ. जो है उसने तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरा एक्सप्लेन वो नहीं कर पाया, वो सिर्फ लोअर वेवलेंथ तक ही उसको एक्सप्लेन कर पाया. देन रेले एंड जीन्स केम इनटू द रोल और रेले और जीन्स ने अपना दिमाग लगाया और अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स उन्होंने ये कहा कि कैविटी के अंदर, कैविटी की वॉल्स के अंदर जितने भी एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं, क्योंकि कैविटी के अंदर क्या हो रहा है, जितने भी एटम्स हैं ये एटम्स एनर्जी को लेकर ऑसिलेट करना स्टार्ट कर रहे हैं. तो दैट एटॉमिक ऑसिलेटर्स जो हैं
वो एटॉमिक ऑसिलेटर ऑसिलेट करते हुए जब रेडिएशन को रेडिएट करते हैं तो वो कुछ स्टैंडिंग वेव्स बनाते हैं। स्टैंडिंग वेव्स जो कि इस तरह की स्ट्रिंग के अंदर जो वेव्स होती है वो स्टैंडिंग वेव्स बनाते हुए रेडिएशन को रेडिएट करते हैं। ओके, तो रेले और जीन्स ने अपने रेडिएशन लॉ को डिराइव करने से पहले उनका कंसेप्ट क्या था? सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये मानी कि रेडिएशन जो हैं वो स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेट में रेडिएट होती है। स्टैंडिंग वेव्स और द स्टेशनरी वेव्स, हिंदी में इसे बोलते हैं अप्रगामी तरंगों की फॉर्मेट में रेडिएशन जो है वो रेडिएट हो रहा है। देन उनका जो अप्रोच था वो क्या था? उन्होंने कैविटी के अंदर कितनी स्टैंडिंग वेव्स बन रही है उनको काउंट किया पहले। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्टैंडिंग वेव्स और से नंबर ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशंस उन्होंने निकाला कि कितनी स्टैंडिंग वेव्स उसके अंदर बन रही है। देन एक इंडिविजुअल स्टैंडिंग वेव्स की एनर्जी जो है वो कैसे निकालते हैं? तो अकॉर्डिंग टू रेले जीन्स उन्होंने स्टैंडिंग वेव्स की एनर्जी को मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी यानी कि ऊर्जा सम विभाजन सिद्धांत के अनुसार उन्होंने एक स्टैंडिंग वेव की एनर्जी को कैलकुलेट किया। ठीक है, तो रेले जीन्स रेडिएशन लॉ निकालने से पहले, रेले और जीन्स ने अपना रेडिएशन लॉ निकालने से पहले जो कंसेप्ट दिया वो स्टैंडिंग वेव का कंसेप्ट था। अकॉर्डिंग टू देम कैविटी के अंदर एटॉमिक ऑसिलेटर्स जो हैं वो कंटिन्यूसली ऑसिलेट करते हैं और रेडिएशन को रेडिएट करते हैं। तो वो जो एटॉमिक ऑसिलेटर्स हैं वो स्टैंडिंग वेव्स की फॉर्मेट में रेडिएशंस को रेडिएट करते हैं। देन रेले जीन्स ने क्या किया, सबसे पहले कैविटी के अंदर कितनी स्टैंडिंग वेव्स बन रही है उनको कैलकुलेट किया। उसके बाद में एक स्टैंडिंग वेव की एनर्जी कितनी है उसको कैलकुलेट किया, जो कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग केटी के अमाउंट का होता है। देन टोटल एनर्जी निकालना है, इसलिए इन दोनों को उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। दैट वुड बी द रेले जीन्स रेडिएशन लॉ। ओके, सो अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। सो आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। कैविटी के अंदर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम सबसे पहले अप्रगामी तरंग यानी कि स्टेशनरी वेव की इक्वेशन को कंसीडर करते हैं। द स्टेशनरी वेव इक्वेशन इज y a sin k dot r cos omega t, where k is the propagation vector, हिंदी में बोलते हैं संचरण सदिश, and the r is position vector, that is the स्थिति सदिश. Okay, so k dot r would be kx I cap, ky j cap, kz k cap dot position vector is x I cap, y j cap and z k cap. So k dot r would be kxx, kyy, kz. Hence the equation for the standing wave would be a sin kxx, kyy, kzz and cos omega t. Okay, now if I consider that इन स्टैंडिंग वेव्स की जो नोड्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ कैविटी की वॉल्स पे स्ट्राइक हो रहे हैं। नोड्स का मतलब किसी भी स्टैंडिंग वेव्स के अंदर नोड्स भी होते हैं और एंटी नोड्स भी होते हैं। दीज पॉइंट्स आर नोन एज नोड्स एंड दीज पॉइंट आर नोन एज एंटी नोड्स। हिंदी में इसे बोलते हैं विस्पंद और इसे बोलते हैं निस्पंद। नोड्स का मतलब नो डिस्प्लेसमेंट पॉइंट्स। देखो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 0 आ रहा है, ये पॉइंट्स कहलाते हैं नोड्स और ये पॉइंट्स कहलाते हैं एंटी नोड्स। अब रेले और जीन्स ने नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने के लिए सबसे पहले तो ये कंसीडर किया कि जो हमारी कैविटी है वो क्यूबिकल शेप की है, यानी कि घनाकार शेप की है, जिसकी साइड कितनी है a। अगर स्टैंडिंग वेव जो है या अप्रगामी तरंगे जो हैं उनके नोड्स कैविटी की दीवारों पर बन रहे हैं तो उस कंडीशन के अंदर
This kx is given as nx pi by a, ky is given as ny pi by a, and kz is given as nz pi upon a. Okay, where nx, ny, nz, where nx, ny, nz goes up to the, that is 1 2 3 up to the n, and a is the length of cubical cavity. Okay, सबसे पहले देखिए, if nx is 1 then what would we get? This is for n equals to 1. Only एक ही कब आया? n equals to 1. So k would be only pi by a. If n equals to 2, that is like this, then k equals 2 pi by a. If n equals to 3, like this, then k would be 3 pi by a. In the terms of wavelength, देखिए, since the propagation vector k is 2 pi by lambda, and also here k is n pi by a for n equals to 1, यानी कि सिर्फ एक सिंगल नोड अगर आता है तो उस कंडीशन के अंदर n की जगह 1 रखो, यहाँ पर क्या आएगा? k इक्वल्स टू पाई बाय a. ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. सो इन दोनों को इक्वेट करिए. 2 पाई बाय लैम्डा इज पाई बाय a. सो वी वुड गेट लैम्डा टू बी ट्वाइस ऑफ a. इसका ये मतलब हुआ n इक्वल्स टू 1 की कंडीशन में ये कैविटी की लेंथ हुआ, इस लेंथ के डबल में एक वेवलेंथ कवर होगा. ये कैविटी का लेंथ है. अभी देखो, ये वेव जो है ये आधी ही बनी है, ये वेव आधी ही बनी. वेवलेंथ का मतलब क्या होता है? किसी भी वेव की वेवलेंथ का मतलब क्या हुआ? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो पूरी डिस्टेंस है ये एक वेवलेंथ में काउंट होती है. तो अभी देखो, फर्स्ट n इक्वल्स टू 1 के लिए ये वेव आधी ही कवर हुई है, यानी कि डबल ट्वाइस ऑफ a के अंदर एक वेवलेंथ पूरा कवर होगा. दैट इज़ लैम्डा इक्वल्स टू 2a. ओके, अब देखो, अगर हम n की जगह 2 रखें तो k इक्वल्स टू क्या आएगा? 2 पाई बाय a. इन दैट केस ऑल्सो k इज़ 2 पाई बाय लैम्डा. इक्वेट, वी वुड गेट 2 पाई बाय a इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. 2 पाई से 2 पाई गया, लैम्डा इक्वल्स टू a, यानी कि कैविटी की लेंथ के अंदर एक पूरा वेवलेंथ जो है वो कवर हो जाएगा. तो देखिए, n इक्वल्स टू 2 की कंडीशन में देखिए ये पूरा एक वेवलेंथ कवर हो चुका है. ओके, और इसी तरह से फर्दर आगे से आगे ये चलता रहेगा. नाउ k स्क्वायर इज kx स्क्वायर, ky स्क्वायर, kz स्क्वायर. Since kx is nx pi by a, so we would get nx square pi square by a square, ny square pi square by a square, nz square pi square by a square. That is nx square, ny square, nz square and pi square by a square. Okay, this is k square. So we would get k square a square upon pi square is nx square, ny square and nz square. हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? हम क्या डिराइव कर रहे हैं? हमें नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस निकालना है. दैट मीन्स दिस nx स्क्वायर, ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर, ये एक सेट, ये पूरा जो एक सेट है वो एक मोड ऑफ वाइब्रेशन को शो करेगी. दिस इज मोड ऑफ वाइब्रेशन, वन सेट ऑफ मोड ऑफ वाइब्रेशन. स्टैंडिंग वेव्स की एक सेट को ये शो करेगी, क्योंकि वेव जो है वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम लेंगे तो उसमें x डायरेक्शन भी होगा, y भी होगा और z भी होगा. तो ये जो nx स्क्वायर प्लस ny स्क्वायर प्लस nz स्क्वायर है, ये किसी भी कंपन विधा के एक सेट को बता रहा है. ओके, और हमें क्या निकालना है? हमें नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालना है. सो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. नाउ k इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा. Substitute the values here. We would get 4 pi square a square upon lambda square and pi square. That is 4a square by lambda square. Okay, in terms of frequencies, lambda क्या होता है?
लैम्डा इज c बाय न्यू. सो 4a² अपॉन c² मल्टीप्लाई बाय न्यू स्क्वायर, यानी कि a set of mode of vibration, one set of mode of vibration is 4a² न्यू स्क्वायर बाय c². ओके, अब देखिए ये तो हमने क्या निकाला, एक सेट निकाला है मोड ऑफ वाइब्रेशन का. हमें टोटल सारे ही मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालने हैं, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए, कंपेयर दिस इक्वेशन विद द इक्वेशन ऑफ स्फीयर. स्फीयर की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस a² y माइनस b² z माइनस c² इक्वल्स टू r². दैट इज़ द रेडियस. कंपेयर दिस, वी वुड गेट nx² ny² nz² इक्वल्स टू r². दैट इज़ रेडियस कितनी हो जाएगी, देखिए 2a न्यू बाय c. इसका ये मतलब हुआ दैट दिस इक्वेशन इज कॉरस्पॉन्ड टू अ इक्वेशन ऑफ स्फीयर. ये इक्वेशन जो है ये गोले की इक्वेशन से मैच कर रही है. उस गोले की रेडियस कितनी होगी, 2a न्यू बाय c. अब हमें क्या करना है, फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज़ ऑफ nx ny एंड nz, nx ny nz की पॉजिटिव वैल्यू के लिए फ्रीक्वेंसी 0 से लेकर न्यू तक में टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन जो हैं वो n इक्वल्स टू 2a न्यू बाय c रेडियस के एक गोले के 8वें भाग में जितने पॉइंट्स होंगे उसके बराबर होगी. वाई द 8th पोर्शन, सबसे पहली चीज़ तो हम nx ny और nz इन सब के ही पॉजिटिव वैल्यूज़ को कंसीडर कर रहे हैं. तो अगर हम किसी सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो ये वाला जो क्वाड्रेंट होता है इसमें दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ आती है. अगर हम वृत्त की बात करें तो पॉजिटिव वैल्यूज़ सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर आएगी, इस एक चतुर्थांश में, इस एक क्वाड्रेंट में, यानी कि वृत्त के चौथे भाग में आएगी. लेकिन हम यहाँ पर 3 डायमेंशनल शेप की बात कर रहे हैं, यानी कि स्फीयर की बात कर रहे हैं. तो nx ny और nz की पॉजिटिव वैल्यू जो हैं वो कहाँ पर आएगी, ये गोला, ये अगर स्फीयर की बात करें तो जो 3 डायमेंशनल शेप है, तो जो ऊपर दिख रहा है उतना के उतना पोर्शन नीचे की तरफ भी है. इसका मतलब उस गोले के 8वें भाग के अंदर हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलेगी. सो दैट टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस जो हैं वो 2a न्यू बाय c रेडियस का जो एक गोला है उसके 8वें भाग में जितने पॉइंट्स होंगे ये उतने ही नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस होंगे. अब देखिए हमें क्या करना है, इफ़ वॉल्यूम ऑफ कैविटी इज़ a³, हम क्यूबिकल कैविटी को कंसीडर कर रहे हैं और उस क्यूबिकल कैविटी की लेंथ जो है उसको हमने a कंसीडर किया था. सो दैट a³ आयतन वाली कैविटी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालना है. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 2a न्यू बाय c त्रिज्या के गोले के 8वें भाग में जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होगा. तो स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है, 4/3 पाई r³. गोले के 8वें भाग के अंदर जितने पॉइंट्स होंगे उतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस मिलेंगे. एंड गोले का आयतन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ 4/3 पाई r³, दैट इज़ 4/3 पाई एंड द रेडियस इज़ 2a न्यू अपॉन c³. ओके, सो वी वुड गेट 4π/3 a³ nu³ by c³. Okay, this is number of modes of vibration in the volume a³. पूरे आयतन के अंदर इतने modes of vibration हमें मिल गए. Now number of modes of vibration in unit volume. अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात करें, यानी कि एकांक आयतन में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होंगे, अगर हम यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन डिवाइड बाय वॉल्यूम, दैट इज़ 4π/3 a³ nu³ बाय c³ डिवाइड बाय a³. हम यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया. सो वी वुड गेट 4π/3 nu³ एंड c³. ओके, ये हमने 0 से न्यू तक की फ्रीक्वेंसी रेंज में निकाला. इफ़ वी वांट टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन
ये तो हमने टोटल 0 से न्यू तक की रेंज में निकाल दिया, लेकिन हमें अगर फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में निकालना है, न्यू से न्यू प्लस डेल न्यू के बीच में, तो उस कंडीशन के अंदर नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन वुड बी, हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर, ये तो टोटल फ्रीक्वेंसी के अंदर आया, हमें रेंज के अंदर निकालना है तो इसे डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा. सो वी वुड गेट 4π/3 3 न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब. ओके, सो वी वुड गेट 4π न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब. किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दो पोलराइजेशन स्टेट होती है. एवरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज़ टू पोलराइजेशन स्टेट्स. ओके, हमें तो टोटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जो आगे जाने वाली है और कुछ टकरा के वापस आने वाली है. सो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन in the frequency range nu to nu plus del nu, and number of modes of vibration would be 2 multiply by 4π nu square by c cube. ये 2 क्यों आया, क्योंकि दो पोलराइजेशन स्टेट होती है. सो वी वुड गेट 8π nu square upon c cube and del nu. Hence we have calculated number of modes of vibration in the frequency range nu to del nu, that is 8π न्यू स्क्वायर बाय सी क्यूब. यानी कि हमें ये पता चल गया कि किसी भी ए क्यूब आयतन वाली कैविटी के पर यूनिट वॉल्यूम में इतनी स्टैंडिंग वेव जो है वो बनेगी. ओके, नाउ अब हमें क्या करना है, एनर्जी निकालनी है. एक वेव की एनर्जी पता चल जाएगी, उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उस कैविटी के अंदर कितना एनर्जी है वो हमें पता चल जाएगा. ओके, सो एनर्जी ऑफ each mode of vibration, energy of each mode of vibration is given on the concept of, on the basis of Maxwell's Boltzmann equipartition concept, है ना. प्रत्येक कंपन विधा की ऊर्जा जो है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की ऊर्जा सम विभाजन सिद्धांत के आधार पर दी जाती है. एंड इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी सेज दैट जितनी भी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन बन रही है उन सब के पास में एक जैसी एनर्जी है, दैट इज KT. दिस इज नोन एज इक्विपार्टीशन एनर्जी कंसेप्ट. ऊर्जा सम विभाजन सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कंपन विधा KT अमाउंट की एनर्जी कैरी करके चलता है. ओके, तो हमें क्या निकालना है, वी हैव टू कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कैरिड पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज़ नोन एज एनर्जी डेंसिटी. मैंने स्टार्ट करने से पहले वीडियो स्टार्टिंग में आपको बताया था कि प्रति एकांक आयतन में उस कैविटी में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, दैट इज़ द एनर्जी डेंसिटी. सो energy density in terms of frequency is number of modes of vibration multiply by एक mode of vibration के पास में कितनी एनर्जी है, KT. so total energy would be, substituting the value, we would get 8π nu square upon c cube KT d nu. okay, this is known as Rayleigh-Jeans radiation law. Rayleigh-Jeans radiation law in terms of frequency is this. अगर हमें इसे वेवलेंथ की फॉर्मेट में निकालना है, देन न्यू इक्वल्स टू c by lambda and del nu will be c by lambda square del lambda. Substituting the value here, we would get 8π by c cube, न्यू स्क्वायर की जगह c स्क्वायर by lambda square KT and del nu की जगह c by lambda square and d lambda. We would get 8π KT upon lambda 4 d lambda. This is u lambda d lambda. This is Rayleigh-Jeans radiation law in terms of wavelength. अब रेले और जीन्स ने इस रेडिएशन लॉ के बेसिस पे जब ग्राफ ड्रॉ किया, देन दिस ग्राफ, दिस इज़ द ओरिजिनल ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व. रेले-जीन्स के द्वारा डिराइव किया गया ये रेडिएशन लॉ जो है ये क्लासिकल अप्रोच पे बेस्ड है, क्लासिकल नियमों पे बेस्ड है. और ल्यूमर प्रिंगशम ने जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व दिया था उसके सिर्फ हायर वेवलेंथ साइड में ही ये कॉन्साइड होता है.
ओनली द हायर वेवलेंथ साइड पर ये वाला जो रेडिएशन लॉ है ये कॉन्साइड होता है, लोअर वेवलेंथ पर ये मैच नहीं करता है। ओके, सो दिस इज द फेलियर ऑफ रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ, दैट इज रेले-जीन्स लॉ is valid only for the higher wavelengths. It doesn't explain the black body radiation curve for the lower wavelengths. यानी लोअर वेवलेंथ साइड में ये रेडिएशन लॉ जो है ये इम्पॉसिबल से रिजल्ट्स दे रहा है। ओके, and number second, it is very important drawback of this theory is that according to Rayleigh-Jeans radiation law, this energy density is proportional to the nu square, and if we calculate the total energy density, अगर हमें total energy density निकालना है, ये तो frequency range के अंदर है, अगर हमें total energy density निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसे integrate करेंगे। so टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालने के लिए हमने 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसे इंटीग्रेट किया, सिंस यू न्यू इज़ प्रोपोर्शनल टू द न्यू स्क्वायर। तो जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेट करने की कंडीशन में इस एनर्जी डेंसिटी की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी आएगा, दैट इज़ इम्पॉसिबल। वाई? बिकॉज यू न्यू जो है वो न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शन में इंक्रीज़ हो रहा है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा हाई वेवलेंथ्स की, हाई फ्रिक्वेंसीज़ की बात करें तो हाई फ्रिक्वेंसी की कंडीशन में यू न्यू जो है वो उस फ्रिक्वेंसी के भी स्क्वायर के बराबर आएगा, दैट इज़ द इम्पॉसिबल। और अगर हम इन्फिनिटी फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा हाई की भी बात कर रहे हैं तो उस कंडीशन में दिस टोटल एनर्जी डेंसिटी वो टेंड्स टू बी इन्फिनिटी, दैट इज़ द इम्पॉसिबल रिजल्ट। ओके, दिस इज़ नोन एज अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी। इसे अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी, पराबैंगनी विपद क्यों कहा है कि हम हायर फ्रिक्वेंसी की बात कर रहे हैं और हायर और अल्ट्रा वायलेट रेंज जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी रेंज में आता है, विजिबल रेंज के बाद अल्ट्रा वायलेट फ्रिक्वेंसीज आता है। अब साथ ही साथ हम इसमें ये भी बता सकते हैं कि देखिए हाई वेवलेंथ्स के लिए तो ये वैलिड था, हाई वेवलेंथ्स के लिए वैलिड है, इसका क्या मतलब हुआ, लोअर फ्रिक्वेंसी के लिए भी वैलिड है। और लोअर फ्रिक्वेंसी अगर हम फ्रिक्वेंसी की वैल्यू कम रखेंगे तब तो यू न्यू की वैल्यू इन्फिनिटी तक नहीं जाएगी, तो लोअर वेवलेंथ्स में तो ये वैसे भी वैलिड हो गया। साथ ही हम ये भी बता सकते हैं कि रेले-जीन्स का रेडिएशन लॉ जो है वो हाई वेवलेंथ्स के लिए वैलिड है। हाई वेवलेंथ्स के लिए वैलिड है, इसका मतलब लो फ्रिक्वेंसी के लिए भी वैलिड है। वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रिक्वेंसी, जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतना कम फ्रिक्वेंसी होगा। और उस कंडीशन के अंदर अगर हमें टोटल एनर्जी डेंसिटी निकालना है यानी कि कुल ऊर्जा घनत्व निकालना है तो हम यू को इंटीग्रेट करेंगे, और इस इंटीग्रेशन की कंडीशन में अगर न्यू की वैल्यू ऑलरेडी कम है तो न्यू स्क्वायर की वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी तक अप्रोच नहीं करेगी। ओके, तो दैट इज़ पॉसिबल। लेकिन ये रेडिएशन लॉ जो है ये लो वेवलेंथ्स के लिए वैलिड नहीं है। क्यों लो वेवलेंथ के लिए वैलिड नहीं है? इसका डायरेक्ट कोरिलेशन है इस चीज़ से। क्यों? क्योंकि लो वेवलेंथ की अगर हम बात करें तो वेवलेंथ अगर लो है इसका मतलब फ्रीक्वेंसी हाई है, और अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो इंटीग्रेशन के अंदर न्यू स्क्वायर डेल न्यू आएगा, और जिससे इंटीग्रेशन न्यू क्यूब बाय 3 आएगा, और ऑलरेडी हाई फ्रीक्वेंसी और फिर उसका भी अगर हम क्यूब कर देंगे तो जो टोटल स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है वो इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच करेगी, दैट इज़ द इम्पॉसिबल रिजल्ट। ओके, सो दीज टू आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ, एंड एक्चुअल में दिस इज़ द सिंगल ड्रॉबैक। उसी को हमने फ्रिक्वेंसी के साथ को रिलेट करते हुए ये वाली ड्रॉबैक भी बताई है जिसे अल्ट्रा वायलेट कैटेस्ट्रॉफी बताते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हाई फ्रिक्वेंसी में यू का मान अनंत हो जाएगा, जो कि असंभव है और प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इनफाइनाइट एनर्जी डेंसिटी मिलना, दैट इज़ द प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल कंडीशन। हमने क्या किया, ब्लैक बॉडी के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को क्लासिकल अप्रोच से पढ़ा, और उस क्लासिकल अप्रोच में 2 रेडिएशंस लॉ दिए गए। द फर्स्ट वन वाज वीन्स रेडिएशन लॉ एंड द सेकेंड वन वाज रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। वीन्स का जो रेडिएशन लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ लो वेवलेंथ्स के लिए ही वैलिड था, और रेले-जीन्स का जो रेडिएशन लॉ था वो सिर्फ और सिर्फ हाई वेवलेंथ्स के लिए ही वैलिड था।
ये दोनों ही रेडिएशन लॉ जो है वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को पूरी रेंज के लिए एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हेंस क्लासिकल फिजिक्स के बेसिस पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया गया। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित ये जो नियम हैं ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन के एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स की व्याख्या नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्वांटम अप्रोच को कंसीडर करना ज़रूरी था। साथ ही आप ये ध्यान रखें, बिल्कुल भी आपको ड्रॉबैक्स में कंफ्यूज नहीं होना है। वीन्स का रेडिएशन लॉ जो है वो लो वेवलेंथ पे वैलिड है। इसको कैसे याद रखोगे, देखो वीन्स की स्पेलिंग छोटी होती है तो यानी कि वो लो वेवलेंथ के लिए वैलिड है। अब ऑब्वियसली लो वेवलेंथ के लिए वैलिड है, इसका मतलब हाई वेवलेंथ के लिए इनवैलिड हुआ। और रेले जीन्स का स्पेलिंग बड़ा है यानी कि वो हाई वेवलेंथ के लिए वैलिड है, इसका मतलब लो वेवलेंथ के लिए वो इनवैलिड हुआ। अगर हम फ्रीक्वेंसी की बात करें तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, लो वेवलेंथ पे वैलिड है, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पे भी वैलिड हुआ, और हाई वेवलेंथ पे वैलिड नहीं है मतलब लो फ्रीक्वेंसी पे वैलिड नहीं हुआ। और उसी तरह से ये हाई वेवलेंथ पे वैलिड है, इसका मतलब लो फ्रीक्वेंसी पर भी वैलिड है, और लो वेवलेंथ पर वैलिड नहीं है, इसका मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर वैलिड नहीं है, और हाई फ्रीक्वेंसी पर वैलिड नहीं है, दैट इज़ नोन एज अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रॉफी। ओके, आई होप you guys got my point. If not, then please drop your queries in the comment box. I will definitely clear out all your doubts. Stay tuned for the next section in which we will study the quantum hypothesis. अब हम क्वांटम मैकेनिक्स के बेसिस पे इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरा समझेंगे. ओके, थैंक यू.